चलिए, ये लास्ट टाइम हुआ कहाँ तक था? हाँ, क्या कह रही हैं? इन्वर्जन किसका? इन्वर्जन दो तीन जगह पढ़ना होता है ना। अच्छा, कंडीशनल वो तीन टाइप वाला कंडीशन हुआ था ना। चलें, देखें, अब समझे आप। रिवीजन लगा के आए हैं सारे लोग? लगाएं रिवीजन? नहीं लगाएं? ये भी सही बात है। देखो, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख करके आपको रिवाइज करा देता हूँ, तीन चार पांच क्वेश्चंस लिखता हूँ, ठीक है? इन क्वेश्चंस को आप देखें और सॉल्व करेंगे। आवाज़ जा रही है? ठीक है। बनाइए आप जरा। They would be punished. बन पा रहे हैं क्वेश्चंस? हाँ, तो बनाएं आप। He had told me earlier. और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके पेपर में, लगभग। इस वजह से इन्हें बनाएं आप।
would have entered the world. ये 5 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। इन पांचों क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करें। देखें, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। अगर रिवीजन नहीं भी लगाए तो लगा चुके होंगे अब तक, तो बनाएं आप। बन पा रहा ना? बता सकते फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? नो एरर? पक्की बात? देखिए, समझिए आप। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कंडीशंस और रिजल्ट के 3 सीक्वेंस बताए थे। वो तीनों सीक्वेंस क्या क्या थे? तो वो तीनों थे, देख लें आप एक बार, कि इफ के साथ हमें क्या कंडीशन लिखना होता है हमेशा। फिर हम रिजल्ट को मेंशन करते हैं या फिर इसी को एक्सपेक्टेड एक्शन कहते हैं। फर्स्ट क्या था कि कंडीशन को हमें लिखना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये किस में जाता? तो ये जाता विल या फिर शैल प्लस V1 में। फिर सेकंड था कि जब इधर हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर हमें क्या लिखना था? वुड प्लस V1। और थर्ड था कि अगर इधर हमने लिखा हो पास्ट परफेक्ट, तो इधर होना चाहिए वुड प्लस हैव प्लस V3। यही बातें हुई थी, सबको याद है? क्लियर बात है ना इतनी? तो इसी के रिगार्डिंग हमें, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ठीक है, फिर इस पे ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, और भी हैं, मैं उस पर भी आऊँगा, लेकिन अभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सी हैड सॉल्व्ड द मैटर सी वुड हैव वon द फर्स्ट प्राइज। आपको कंसिडरेशन कैसा लेना होता है? लेफ्ट टू राइट। कुछ मजबूरी बनती है, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जब हम वापस आते हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन मैक्सिमम चांस क्या होता है? लेफ्ट टू। तो हमने लेफ्ट वाले को सही माना, और लेफ्ट में हमारा क्या लिखा हुआ है? तो पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? वुड हैव प्लस B3 में, जो कि रिटर्न है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी वुड कम हियर ऑन टाइम इफ सी कैचेस द राइट बस। कह रहा है कि वो यहाँ टाइम से आएगी यदि उसने सही बस ली हो, उसने सही बस पकड़ी हो। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या एरर है? पहले रिजल्ट मेंशन है या पहले कंडीशन है? पहले कोई आएगा या पहले कोई बस लेगा? बस लेगा कोई। डेट मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये टोटल पार्ट क्या है? तो ये टोटल पार्ट रिजल्ट है, और ये क्या है? कंडीशन है। तो रिजल्ट हम लेफ्ट टू राइट कंसिडरेशन लेंगे। लेफ्ट साइड हमने देखा, लेफ्ट साइड क्या लिखा हुआ? वुड प्लस V1। लेफ्ट साइड क्या है? वुड प्लस V1। तो आगे जब रिजल्ट हमारा वुड प्लस V1 होता है तो कंडीशन किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट ना? क्या ये पास्ट इंडेफिनिट रिटर्न है? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? कैश कॉट कॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। लिख रहा है कि दे वुड बी पनिश्ड इफ आई हैड फाउंड देम गिल्टी। उन्हें दंडित किया जाएगा अगर मैंने उनको दोषी पाया। आप मुझे बताएं, पहले आप दंडित करेंगे या पहले दोषी पाएंगे? पहले दोषी होंगे, गलती होगी तब तो दंडित करोगे, हैं?
तो अब मुझे बताएं कि इसमें क्या एरर है। एक्चुअली ये है पैसिव स्ट्रक्चर, आपने पैसिव नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा पैसिव आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आपको समझना होगा। देखिए समझे आप, सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस पैसिव है एक्टिव है, देखिए समझे आप, इस चीज को समझना होगा आपको। देखो पैसिव एक्टिव की डिफिनीशन जैसे आप जानते हो या फिर आप पहले पहचानते होंगे बाई देख करके कि एन एप्पल इज ईटन बाई हिम, तो आप बाई देख करके पहचानते हो पैसिव है, तो ये गलत तरीका है पैसिव पहचानने का। देखिए पैसिव कैसे पहचानते हैं कि जो काम करने वाला है, हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ काम होता है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेंशन है, जो डूअर है वो वाक्य के शुरू में मेंशन है, तो एक्टिव होगा। लेकिन वो डूअर ने कुछ और दिया है, वर्क डन दिया हुआ हो, या फिर डूअर दिया ही नहीं हुआ हो, जैसे समझना। मैं अगर मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा कौन रहा है, मैं। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाने का एक्शन हो रहा है और पढ़ा भी मैं रहा हूँ, तो मैं कहाँ आ रहा है, सेंटेंस का डूअर हुआ मैं। तो मैं कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, आपको अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पढ़ा सकता है, जो भी टीचर हो पढ़ा सकते हैं ना कोई भी। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पैसिव। क्योंकि अगर आप कहते हो इसकी इंग्लिश बनाओगे तो इंग्लिश क्या बनाओगे, इंग्लिश इज बिंग टाउट, इंग्लिश इज बिंग टाउट, तो इंग्लिश क्या खुद को पढ़ाएगी, पढ़ाने वाला तो कोई और है। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। जैसे मैं कहता हूँ मैं आपको सूचित करूंगा, यहाँ पे सूचना आपको कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव। लेकिन मैं कहता हूँ आपको सूचित किया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, तो क्या आपको सूचित किया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या डूअर है, आप अपने आप खुद को तो सूचित करोगे नहीं, करने वाला तो कोई और होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैसिव कहेंगे। इन द सेम वे ये जो लिखा गया दे वुड बी पनिश्ड, उन लोगों को दंडित किया जाएगा, क्या ये उन लोगों के, ये वही है जिसे दंडित किया जा रहा है, ये वो है जिसे दंडित किया जा रहा है, हैं? दंडित करने वाला क्या ये है या किया जाने वाला है, किया जाने वाला, तो करने वाला तो ये नहीं है ना। मतलब इस सेंटेंस का क्या ये डूअर है क्या, और जब डूअर नहीं है तो क्या ये एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है, तो हम इसे पैसिव मानेंगे। और जिसको पता हो पैसिव में, तो पैसिव में क्या होता है कि जो मेन वर्ब डिसाइड करता है वो कौन करता है, बी फॉर्म। अगर ये बी फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब बी फॉर्म जो मेन वर्ब अगर इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में, मतलब पनिश्ड नहीं होगा, पनिश होगा। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। तो यहाँ क्या लिखा, वुड पनिश, अभी भी आप छोड़ दें, वुड पनिश, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई, देखें इसी सेंटेंस को, ठीक है, ऐसे लिख भी सकते हैं कि आई वुड पनिश देम, आई वुड पनिश देम इफ आई हैड फाउंड देम गिल्टी। अब आप इस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, एक्चुअली ये पैसिव स्ट्रक्चर है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि बी के बाद ये V3 आया तो कहीं हेड ना कर दें, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव है, क्योंकि क्या करे, आई वुड पनिश देम, मैं उन्हें दंडित करूंगा, मैं उन्हें दंडित कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे दंडित करने वाला कौन है, आई है ना, तो दंडित करने वाला जब यही है तो इसको हम एक्टिव कहेंगे। तो एक्टिव के हिसाब से भी देख सकते हैं, पैसिव के भी हिसाब से देख सकते हैं, अब जिसके हिसाब से भी आपको देखना है आंसर वही आएगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो वुड प्लस V1 लिखा हुआ है ना, और जब वुड प्लस V1 है हमारा, तो आगे कंडीशन किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या पास्ट इंडेफिनिट रिटेन है, नहीं है, तो क्या हमें यहाँ से हैड हटाना पड़ेगा या नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड नेवर हैव डिसअपॉइंटेड यू, कह रहा है कि अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता, ठीक है, तो मैं आपको कभी दुखी नहीं करता, मैं आपको कभी दुखित नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या कोई एरर है, देखिए कंडीशन पहले आपको कोई बताएगा, मतलब कि आपने उसे दुखित कर दिया है, तो यहाँ हैड टोल्ड है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट है, आगे वुड हैव प्लस V3 होना चाहिए जो कि है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण वुड हैव पेंटेड द वॉल, तरुण वुड हैव पेंटेड द वॉल इफ यू गिवन हिम द पेंट। पहले तो गिवन ऐसे ही गलत है, क्योंकि गिवन जब भी आता है हैव के बाद, हैज के बाद या फिर हैड के बाद आता है, वहां या तो गेव होना चाहिए था फिर। तो अब आप देखें कि कैसे इसे सही कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में रिजल्ट लिखा हुआ, क्योंकि पहले आप पेंट दोगे तभी तो वो पेंट करेगा, है। तो ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, और रिजल्ट हमारा वुड हैव प्लस V3 है, तो कंडीशन किस में होना चाहिए, हैड प्लस V3 में। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हैड लगा देंगे, हैड गिवन हिम द पेंट्स। हो गई बात है। अब देख लो, इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कहता है कि अगर आपने कोई कंडीशन लिखा हो, चलो पीछे वाले पे ही लिख देते हैं, या फिर चलो कि अगर आपने कोई कंडीशन लिखा हो, आपको पता है कि इफ के साथ हमें क्या लिखना है, कंडीशन, और फिर कॉमा लगा करके हम रिजल्ट लिखते हैं, यही करते हैं। फिर कहता है कि अगर ये कंडीशन और रिजल्ट दोनों मिल करके कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बन रहा हो, समझो क्या कहा जा रहा है, कि अगर आपने इफ के साथ कंडीशन लिखा हो, रिजल्ट लिखा हो, और ये दोनों मिलकर के क्या दे रहे हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, तब ये कहता है कि कंडीशन को भी हमें किस टेंस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन सा विजिबल होगा इस पे, कंडीशन को भी हमें रखना है प्रेजेंट, ये विजिबल है कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट को भी हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। लेकिन इसका क्या कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन ये है कि कंडीशन किस में होना चाहिए, कंडीशन और रिजल्ट दोनों मिलकर के क्या आंसर करने चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ। तब कंडीशन भी किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे समझे आप, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू हिट आयरन इट विल एक्सपैंड, और नेक्स्ट लिखा मैंने, इफ यू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू एंगल्स it will divide the angle in two equal parts। देखे भाई, बातें नहीं, थर्ड है, if you help others they will help you in return। ये तीन सेंटेंसेस हैं, इन तीनों सेंटेंसेस को आप एक बार रीड आउट करें और देखें कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है। ठीक है, देखें आप, हैं, देखें, जैसे देखें यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, हाँ, जो प्रूव्ड है, किसी ना किसी ने प्रूव किया हो। तो आपको पता है कि जब आयरन गर्म होता है तो एक्सपैंड होता है ना, क्योंकि उसमें एक प्रवृत्ति होती है डक्टाइल की, आई थिंक डक्टाइल ही होता है ना, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल होता है, मेलिएबल, मेलिएबल होता हुआ, अच्छा डक्टाइल का तो वो मतलब होता है, मेलिएबल का मतलब होता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से है। इसी वजह से आप क्या कहोगे, इफ यू हिट आयरन इट विल एक्सपैंड, होगा क्या, क्या होना चाहिए, इट एक्सपैंड्स। ये एक्सपैंड, ओ सॉरी क्या ही कर दिया मैंने, विल को हटाना ना बस, यहाँ से विल को क्या कर देंगे और एक्सपेंस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू एंगल्स इट विल डिवाइड द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। अगर आपको पता हो, ट्राइंगल आपने पढ़ा हो, तो ट्राइंगल में आप पढ़ते हैं कि अगर आपने कोई ऐसे ट्राइंगल बनाया हो, और मान के चलो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हर एक एंगल 60 डिग्रीज होती हैं, ठीक है, तो ये भी मान के चलो ये ए है, बी है, सी है, तो एंगल ए भी कितना होगा 60, बी भी कितना होगा 60,
क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप जब भी एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ऐसे खींचते हैं, क्या ये सामने वाले एंगल को दो बराबर भाग में बांटता है या नहीं बांटता? बांट देता है ना। तो क्या ये भी एक मैथमेटिकल फैक्ट है या नहीं है? मैथमेटिकल फैक्ट है ना। और अगर ये भी एक मैथमेटिकल फैक्ट है तो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ या नहीं हुआ? और अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये कौन से टेंस में होना चाहिए? समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट है इफ यू हेल्प अदर्स दे विल हेल्प यू इन रिटर्न। कह रहा है कि अगर आपने किसी की मदद की तो वो भी आपको वापस से मदद करते हैं। आप कोई ज़रूरत है उसे और आपने उस टाइम उसकी मदद कर दी तो वो भी तो आपकी मदद करेंगे ही ना। यही उम्मीद होती है। हाँ, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक जनरल परसेप्शन तो यही है ना। और जब है तो यहाँ पे भी ये भी क्या है, एक फिलोसफिकल फैक्ट है। इसी वजह से आपको क्या करना होगा, विल को हटाना होगा। अच्छा, वहां पे हेल्प को हेल्प्स कर दोगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। बात क्लियर है? ठीक। अब देखें, इसके बाद नेक्स्ट है, वो ये कहता है कि अगर आपने कंडीशन लिखा हो इफ के साथ, कंडीशन लिखा हो इफ के साथ, फिर आपने रिजल्ट लिखा हो, ठीक है, और कंडीशन हमारा क्या हो, तो कंडीशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो। और नेक्स्ट कहता है कि अगर आपने लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब कि चाहे आपने कुछ भी लिखा हो, कंडीशन हमारा प्रेजेंट का किसी भी टेंस में हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो रिजल्ट सिर्फ एक ही टेंस में आएगा। वो रिजल्ट किस में होगा? तो वो रिजल्ट होता है हमारा शैल विल प्लस V1। समझिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप अभी वर्तमान में जो भी करेंगे उसका रिजल्ट कहाँ आएगा, फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा? मैं कहता हूँ कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हो तो आप सफल हो जाएंगे। तो अभी आप कर रहे हैं ना, इसकी सफलता कब मिलेगी? फ्यूचर में। फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो सफलता आपको मिलेगी। आपने मेहनत कब की है? अभी। सफलता आपको कब मिलेगी? फ्यूचर में। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इतने दिनों से जो आप कड़ी मेहनत कर रहे हो इसकी सफलता मिलेगी। तो अभी आप कर रहे हो, इसकी सफलता कब मिलेगी? फ्यूचर में। तो आप कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कोई भी हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ये सबका रिजल्ट कहाँ आता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, इस वजह से उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड, you will get success। ठीक है, आप गेट की जगह पे बिकम लिख लें आप। ऐसे गेट भी सही है, यू विल बिकम। तो आपने देखे इधर कौन सा टेंस लिखा हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? तो आगे हमारा इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही। फिर मैं इसी सेंटेंस को चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ इट इज, या फिर इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। आप ये भी कह सकते हैं इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उधर फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। आप कोई भी टेंस उठा सकते हैं इसका। समझ गए? या फिर एग्जाम्पल सबके देने हैं? समझ गए? क्लियर है ना ये बात? हाँ। तो देखिए, ये हमारा भी फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी हमने पहला खत्म किया है। एक और वाक्य होता है, समझे आप।
एक और वाक्य है कंडीशनल का, उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी। इसका नाम क्या है, यह अलग ही, अब अलग हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन। इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब देखें, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल दैट मीन्स कल्पना। कल्पना जानते हैं आप, ठीक है। तो कल्पनाएं भी दो तरह की होती हैं। कल्पनाएं भी दो तरह की होती हैं। कैसे? तो अगर मैं दो सेंटेंस बोलूँ, दोनों सेंटेंस को समझना आप। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कहता हूँ काश मैं एक पक्षी होता। क्या मैं पक्षी कभी भी हो सकता हूँ? नहीं हो सकता, ये भी कल्पना है। मैं कहता हूँ काश मैं एक इंजीनियर होता, ये भी एक कल्पना है, लेकिन मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। क्या करना है, एडमिशन लेना, बीटेक की डिग्री लेनी है, एमटेक करना है, फिर वो एमटेक क्या बीटेक के बाद इंजीनियर आप कहला जाते हैं। ऐसे तो डिप्लोमा के बाद भी आप इंजीनियर कहलाते हैं, जूनियर इंजीनियर, ठीक है। बीटेक करें फिर आपको मास्टरी करनी तो मास्टरी कर लें आप, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो दोनों कंडीशन में क्या फ़र्क है। मैं कहता हूँ काश मैं एक राजा होता। क्या मैं भारत में आज राजा हो सकता हूँ? कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहले अगर होता तो पहले राजा में हो सकता था, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूँ काश मैं एक, या फिर आप कहते हो ना काश मैं एक, कुछ भी कह सकते हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता। तो प्रधानमंत्री आप हो सकते हैं, मे भी बन सकते हैं। तो अब समझे आप कि वैसी कल्पनाएं जो रियल हो सकती हैं, वैसी कल्पनाएं जो रियल हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल। क्या कहते हैं उनको? हाइपोथेटिकल इमेज, ठीक है। और इमेजिनरी और इमेजिनेशन क्या कहलाता है कि जो कल्पना कभी पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे मैं काश एक पक्षी होता, क्या कभी पूरा हो सकता है? कभी नहीं। तो इस कंडीशन को आप कैसे कंडीशन कहेंगे? इमेजिनरी कंडीशन। लेकिन मैं कहूँ काश मैं एक इंजीनियर होता, तो ये हाइपोथेटिकल होता, ठीक है। अब समझे आप कि ये भी कंडीशन का ही पार्ट है। अगर ये भी कंडीशन है तो इसकी भी स्टार्टिंग किससे होगी? तो इसकी भी स्टार्टिंग होगी इफ के साथ ही, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं जरूरी है कि इफ के साथ ही हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हैं, तो स्टार्टिंग में आप इफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट को आप मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट कैन बी इधर सिंगुलर और अ प्लूरल। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट वी हैव टू यूज योर वर। क्या लगाते हैं हम हमेशा? वर लगाते हैं, ठीक है। या फिर वर की जगह आप भी टू भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वर भी बी फॉर्म का क्या है? भी टू ही है ना। वॉज और वर बी फॉर्म का क्या होते हैं? भी टू होते हैं, ठीक है। लेकिन वॉज नहीं आएगा कभी भी, क्या आएगा? वर ही आएगा। क्या लिखेंगे आप? वर लिखेंगे, ठीक है। तो इफ सब्जेक्ट वर भी टू, ठीक है। इसके बाद फिर आप लिखते हो आगे, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। आप सब्जेक्ट कह भी सकते हो, इसको सब्जेक्ट फर्स्ट कह लो, इसको सब्जेक्ट सेकंड कह लो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा आए ही, ठीक है। ऐसे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लिख लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो जाता है और रिजल्ट होगा हमारा वुड प्लस V1। वुड प्लस V1, ठीक है। वुड प्लस V1 रिजल्ट वैसा ही हो, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, अगर वर लगाया फिर V2 लगाया तो पास्ट इंडेफिनिट ही है ना। तो रिजल्ट हमारा वैसे ही होना चाहिए जैसे आप पहले कर रहे थे। फिर देखें आप, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि इफ सी वॉज अलाइव, इफ सी वॉज अलाइव, सी विल मैनेज द शो। समझिए, इफ सी वॉज अलाइव, कह रहे हो काश वो जिंदा होती। क्या वो जिंदा है? जिंदा हो जाएगी, और हो गई तो ठीक, डैन देखो, कह रहे हो कि इफ सी वॉज अलाइव, यदि वो जिंदा होती या काश वो जिंदा होती, ठीक है। तो आप ये इमेजिनेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जो इंसान मर चुका है क्या वो जिंदा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या ये इमेजिनरी कंडीशन है या नहीं है? समझना इस चीज को, क्या ये इमेजिनरी कंडीशन है या नहीं है?
और अगर ये इमेजिनरी कंडीशन है तो मैंने क्या बताया आपको कि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो इफ से होती है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमें क्या लगाना है, वॉज वर लगाना है। पर यहाँ पे आपने क्या लगाया है, वॉज, तो ये गलत है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर करेंगे। नेक्स्ट पे लिखा हुआ सी विल मैनेज द शो, तो जब इधर आपने वर कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो आगे क्या होना चाहिए, would। बताइए अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, सबको आ गई ये बात समझ में, ठीक। फिर देखें मैं फिर और भी सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा कि इफ आई एम अ पीएम, इफ आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड हैव डन वंडर्स। समझिए, लिखा है इफ आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं बहुत ही आश्चर्यजनक काम करता, यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो मुझे बताएं क्या ये भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है या नहीं है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। और अगर कंडीशन है तो क्या यहाँ पे एम आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर। इफ आई वो द पीएम ऑफ इंडिया, आई वुड हैव डन वंडर्स होगा, क्या क्या करेंगे आप, वुड हैव डू कर देंगे ना, वुड डू कर देंगे, वुड डू वंडर्स। क्लियर है। अब फिर देखें, फिर मैं कहता हूँ कि इफ नैना इज अ क्वीन, सी वुड रूल ओवर द वर्ल्ड। लिखा मैंने इफ नैना इज अ क्वीन, सी विल रूल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि काश नैना एक क्वीन होती तो वो पूरी दुनिया में शासन करती। पॉसिबल है, आज पॉसिबल है, पहले पॉसिबल था जैसे आप जानते थे, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है, चाह करके भी बहुत सारे ऐसे चीजें बन चुकी हैं। तो आप क्या लिखोगे, इफ नैना वर अ क्वीन, सी वुड रूल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लिख सकते हो आप, रूल ओवर द, चलो ओवर द वर्ल्ड भी सही है। फिर देखें नेक्स्ट आप, जैसे मैंने कहा कि इफ सी इज आई, इफ सी इज आई, आई वुड नॉट हेल्प हिम। देखिए समझे आप, कह रहा है कि इफ सी इज आई, इफ सी इज आई, कि काश मैं, काश वह मैं होता, यही ना, इफ सी इज आई। ठीक है, काश वह मैं होता तो मैं उसकी मदद नहीं करता। बताइए क्या पॉसिबल है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सबसे पहले सेज के जगह पे सी वर। अच्छा, यहां पे आप देखें जरा कौन सब्जेक्ट आ रही है, आई आना चाहिए क्या, कौन मदद नहीं करता, सी ना। नहीं कहता अरे तुम्हारी जगह हम रहते तो उसको नहीं करते। तो मदद किसने की है, पहले जिसके बारे में आप कह रहे हो वही ना। तो यहाँ पे मदद किसने पहुंचाई है, ये ना, ये मदद कर चुकी है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी करेंगे। अगर थोड़ा सा टफ एग्जाम करता है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और पैटर्न है इसका पूछे जाने का, क्या, कि इफ, कुछ भी लिख लेते हैं आप, जैसे मैंने लिखा इफ इफ अनु इज मी,
यू कह रहे कि इफ अनु इज मी, काश अनु मैं होता। अरे नाम है भाई, तुम इतने सीरियस क्यों हो? देखो, अच्छा है, सही है। देखो, तो आई वुड अलाउ यू टू सीट हियर, तो मैं तुम्हें अलाउ कर देता यहाँ बैठने का। क्या सही लिखा है, क्या गलत है? पहले तो वर होना चाहिए, इसके जगह पे अनु इज मी, जो कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी चीज देखें आप, कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं या ऑब्जेक्ट लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, वो सब्जेक्ट लिखते हैं ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो ये जो मी लिखा हुआ है ना, ये भी गलत होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई। और यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लियर है ये बातें? फिर देखें, फिर एक और चीज आएगी इसमें, इन्वर्जन। इसमें भी क्या लगाया जाता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन याद है आपको? इन्वर्जन याद है? बताइए इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यही किया था ना आपने, कि जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे बाहर निकाल करके हम रख देते हैं और इफ को रिप्लेस कर दे रहा था वो। ठीक है। तो देखो तुम, क्यों इतनी हंसी आ रही है तुम्हें भाई? हाँ देखो, देखो समझो आप। तो अभी आपने क्या देखा? तो आपने स्ट्रक्चर अभी क्या देखा? तो आपने स्ट्रक्चर देखा कि इफ लिख रहे हैं हम, इफ के बाद एक सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर हम क्या लिख रहे हैं? वर लिख रहे थे। इसे सब्जेक्ट फर्स्ट कह रहे थे, फिर हमने सब्जेक्ट सेकंड लिखा था। यही किया था ना? इसके बाद ये कंडीशन था, फिर रिजल्ट हम लिख रहे थे वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, यही लिख रहे थे हम। ठीक है। अब देखिए ये तो सिंपल है, लेकिन जब इसको हम इन्वर्ज करेंगे, थोड़ा सा मुझे नीचे लिखने दो इसे। क्योंकि इस प्रोसेस का नाम हमने नहीं लिखा, इस प्रोसेस का नाम होता है इन्वर्ज। और ये जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन है, और ये रिजल्ट है। तो कंडीशन में क्या आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है या नहीं? वर हेल्पिंग वर्ब है ना। तो वर को हम बाहर निकालेंगे, और जैसे ही वर को हम बाहर निकालेंगे तब इसका इन्वर्जन होगा। और इन्वर्जन कैसे लिखा जाएगा? तो देखें आप, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वर। वर को मैंने जैसे ही निकाला, मैंने क्या बताया था कि इफ को रिप्लेस कर देता है हेल्पिंग वर्ब, तो इफ हट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? तो सब्जेक्ट फर्स्ट, और फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट सेकंड। ये इन्वर्जन में क्या कहलाएगा? कंडीशन। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा वुड प्लस V1। क्या ऐसा ही होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर ये आप नहीं जानते ना, तो आप पक्का समझो कि अगर इस स्ट्रक्चर का आपको वाक्य मिल जाता ना, तो आप चौंधिया जाते। समझो कैसे, देखना। वाक्य देखोगे तो तुम्हें हंसी भी आएगी, देखना। जैसे कैसे वाक्य पूछेगा, वाक्य होता है कि इफ सी आई, इफ सी आई। बताओ पॉसिबल है ऐसा लिखना? सी के बाद आई तुम देखते तो समझ पाते क्या लिखा हुआ है? यही सोचते भाई दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं, या तो सी आना चाहिए या आई आना चाहिए। आना चाहिए ना। लेकिन आपने क्या किया, इस सेंटेंस को अगर पढ़ना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इफ, रुक जाओ, ऐसे लिखा होगा, ये समझना इस चीज को। जैसे मैं एक साधारण सा सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर इसको इन्वर्ज करेंगे हम। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इफ रमन was a scholar, he would solve every question। लिखा मैंने कि इफ रमन वॉज अ स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान। ठीक है।
ही वुड सॉल्व एवरी क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे जब करेंगे तो सबसे पहली गलती इसमें क्या है, तो सबसे पहली गलती है कि यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। फिर जैसे ही आप इसे इन्वर्ज करेंगे, इन्वर्ज करके आप क्या लिखेंगे, वर रमन अ स्कॉलर, वॉज रमन अ स्कॉलर, ही वुड सॉल्व, he would solve every question, he would solve every question, यही होगा, होगा ना, ठीक। अब देखो मैं दूसरा सेंटेंस फिर लिखता हूं, समझना, जैसे मैंने लिखा कि इफ करण इज आई वुड नॉट इनवाइट यू, मैंने लिखा, इनवाइट पता चल रहा है ना, ठीक है। मैंने लिखा इफ करण इज आई वुड नॉट इनवाइट यू, यदि मैं करण होता तो आपको इनवाइट नहीं करता, यही है ना। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज, तो आप इस एज के जगह पे क्या करेंगे, वर करेंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। अब जैसे ही आपने वर किया, फिर अब आप देखो जब इसको हम इनवर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे वर करण आई, वर करण आई। अगर ये करण के जगह पे आप चाहें तो कोई नाम लिख लें, ज्यादा बेहतर होगा। आपने कोई नाम लिखा, जैसे नाम नहीं, सॉरी, कोई प्रोनाउन लिख देते हैं, सी इफ सी वर आई। अब आप क्या करेंगे, इफ सी आई, इफ सॉरी वर सी आई, अच्छा यहाँ पे सी भी तो करना पड़ता, सी वुड नॉट इनवाइट यू, हो गया या नहीं हो गया। तो अब समझे आप कि ये जो आप देख रहे हो वर सी आई, देख करके आपको अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसको इन्वर्ज किया है, समझ गए। तो क्या इन्वर्जन होता है हाइपोथेटिकल में, ये बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो देखिए आप एक बार, हो गया है? चलो, फिर अब नेक्स्ट कंडीशन पे हम मूव करेंगे, और नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ने से पहले मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ, इन वाक्यों को पहले आप पढ़ लें। जैसे मैंने लिखा, इट इज टाइम, इट इज टाइम, टाइम, कुछ समझ में आ रहा आपको? आपको बस वहाँ वर्ब के फॉर्म लगाने कि वर्ब के फॉर्म कौन से वहाँ पे सही है, समझ पा रहे हो ना, कि वर्ब के फॉर्म कौन से वहाँ पे सही है। फिर देखें, नेक्स्ट लिखा मैंने,
बन पा रहे हैं आपसे? आई थिंक अब तक पढ़ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, देखें अब आप। देखिए इसमें क्या है, जैसे समझना, ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी कंडीशन है। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूँ इट इज टाइम सी कॉल मी। आप ये समझ पा रहे हो कॉल का मीनिंग डालना, या फिर छोड़ो उसे आप। इसे देखो, सेकंड, इट इज एग्जैक्ट टाइम, ये वही समय है, ये वही समय है जब वो मुझे इको पार्क में मिला करती थी। आप ये कहना चाह रहे हो। मान के चलो कि मैं किसी से 2017 में, मैं क्या मतलब कोई भी, ठीक है, 2017 में किसी से मिलता था। ठीक है, समझो, मुझे पता है कि मुझे खुद पे ही लेना पड़ेगा, समझो तुम, कि मैं 2017 में किसी से मिलता था। आज 2023 हो गया, लेकिन आज तारीख कौन सी है? आज 7 नवंबर है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि आज ही के दिन 7 नवंबर 2017 को हम उससे मिले थे। तो आज के दिन को देखो,
क्या बोला? हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी, बर्थडे। देखो, तो मैं कह रहा हूँ कि आज ही के दिन, मतलब एग्जैक्ट टाइम, या मैं आज ही के दिन कह रहा हूँ, ऐसा समझना कि मैं आज ही के दिन 2017 में उससे मिला था। तो मुझे बताओ कि मैं आज के दिन की एक इमेजिनरी कंडीशन के फॉर्म में 2017 में देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ? तो क्या ये भी एक इमेजिनरी है या नहीं है? और आपने क्या सीखा कि इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है? भेटू लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? मेट आएगा या नहीं आएगा? मेट आएगा ना। समझ पा रहे हो? वैसे मैं कह रहा हूँ कि इट इज टाइम, यही समय है जब वो कॉल किया करती थी या बुलाया करती थी। अच्छा, तुम्हें हंसी क्यों है? 6 साल से? अच्छा, कौन मिल रहा है? अच्छा देखो, तो यहाँ ये जो सी लिखा हुआ है, तो आप ये समझ पाओ ना कि आप इस टाइम को कंपैरिजन आप पिछले टाइम से कर रहे हो। तो क्या एक हाइपोथेटिकल, सॉरी, इमेजिनरी कंडीशन बन रहा है या नहीं बन रहा है? और जब बन रहा है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉल्ड लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि इट इज राइट मोमेंट रौनक डैश इन इज ऑफिस। कह रहे कि यही वो सही समय था, यही वो सही समय है जब रौनक ऑफिस में हुआ करता था। मतलब आज रौनक रौनक ऑफिस में नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? तो क्या ये जो सेंटेंस है ये भी एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है या नहीं है? और अगर इमेजिनरी है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ? बी फॉर्म का भी टू क्या होता है? वॉज या फिर वर। लेकिन यहाँ पे आएगा क्या? वॉज या फिर वर? वर आएगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है। तो आप यहाँ पे वर लगाओगे। तो आपने क्या सीखा? समझो, आपने सीखा कि किसी भी सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग समझना, अगर नहीं समझ में आए लॉजिकली कि ये भी हाइपोथेटिकल है, तो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो कि कोई सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज एप्ट टाइम, ऐसा ही है ना? तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ऐसे हो तो ये हाइपोथेटिकल होते या फिर इमेजिनरी होते? हाइपोथेटिकल तो नहीं ही होगा, क्योंकि जो समय बीत चुका वो फिर से आप थोड़ी ला सकते हो। तो आप याद रखें कि अगर कोई भी सेंटेंस हो जिसमें आपने इट इज टाइम लिखा हो, टाइम की जगह पे आपको मोमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपने हाई टाइम लिखा हो, इट इज हाई टाइम हो, या फिर मोमेंट हो, या फिर राइट टाइम हो, राइट मोमेंट हो, या फिर अप्रोप्रिएट टाइम हो, या फिर मोमेंट हो। ठीक है। वैसे ही आप कह सकते हो एप्ट टाइम हो, या फिर मोमेंट हो, आपको कुछ भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है। एग्जैक्ट टाइम शायद नहीं लिखा मैंने, एग्जैक्ट भी मिल सकता आपको, एग्जैक्ट टाइम। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि इनके डायरेक्ट बाद देखोगे तो एक सीक्वेंस भी फॉलो होगा। जैसे समझो, आप पहले मैं सारे क्वेश्चंस करा ही देता हूँ, उसके बाद कराऊंगा। तो एक सीक्वेंस ये भी फॉलो हो रहा है, पहले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवंथ को देखें, बीच में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ दें आप। तो आप क्या देखोगे कि फर्स्ट और ये लगभग सेम है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपने मेंशन किया है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। यही है ना फर्क? बस इतना ही है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से दो कंडीशंस बनते हैं। क्या? कि अगर इनके बाद आपको लिखा हुआ सब्जेक्ट मिल जाए तो आपको क्या लगाना है? भेटू। और भेटू लगा करके फिर सेंटेंस को आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर इनके बाद लिखा हुआ आपको सब्जेक्ट ना मिले, सब्जेक्ट आपको ना मिले, तब आपको क्या लगाना है? तो आपको लगाना पड़ता है टू प्लस V1, और फिर सेंटेंस को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो देखें आप, क्या ऐसा है? तो आप देख पा रहे कि इसमें हर जगह सब्जेक्ट था, और जब सब्जेक्ट होगा तो मैंने आपको क्या बताया, क्या लगाना है? V2। और जहां पे सब्जेक्ट ना हो वहां पे हम क्या लगाएंगे? टू प्लस V1। तो क्या लास्ट वाले दोनों सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू स्टार्ट। यहाँ पे क्या आना चाहिए? टू आवर्स। समझ में आ गई बात?
अब आए फोर्थ और फिफ्थ में, तो देखोगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि जहां पे आप लिख रहे थे अप्रोप्रिएट टाइम, राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, हाई टाइम, एप्ट टाइम, ऐसा कुछ लिख रहे थे, यहाँ पे देखोगे तो टाइम और मोमेंट तो आया है, लेकिन उससे पहले एक नंबर आ गया है। ये जो लिखा हुआ है ये सेकंड, क्या ये नंबर है या नहीं है? वैसे अगर यहां देखोगे तो मोमेंट या फिर टाइम कुछ भी आ सकता है, इट इज बेस्ट टाइम, इट इज बेस्ट मोमेंट, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक सुपरलेटिव डिग्री आ गई है या नहीं है? तब आपको समझना होगा कि अगर आपने ऐसा लिखा हुआ हो, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ हो और इसी में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इट इज, ये अलग है, कोई एक इट इज के बाद इट इज के बाद कोई आपको एक लिखा हुआ मिल जाता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, या फिर आप कहता है कि इट इज के बाद कोई एक सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई मिल जाए, इट इज के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई मिल जाए, उसके बाद आपको लिखा हुआ मिले टाइम या फिर मोमेंट, टाइम या फिर मोमेंट, वैसे यहाँ पे भी आएगा टाइम या फिर मोमेंट। तब कहता है कि इस केस में आप सब्जेक्ट तो लिखेंगे, इन दोनों के बाद सब्जेक्ट तो आएगा ही, तब इस केस में आपको क्या करना होता है, तो आप लगाते हो परफेक्ट। वो परफेक्ट कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। ये प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, ये निर्धारित कौन करेगा, तो पहले वाले सेंटेंस का वर्ब। अगर आपने इज लगाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, अगर आपने वॉज लगाया है तो पास्ट परफेक्ट आएगा। क्लियर है? तो अब देखें आप कि जो यहाँ लिखा गया है, अच्छा ऑर्डिनल नंबर क्या होता है मैंने नहीं बताया आपको, देख लें आप। इंग्लिश में नंबर तीन तरह के होते हैं, समझे आप। इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से नंबर कितने तरह के होते हैं? तीन। मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से मत देखना, उसमें तो बहुत होते हैं, रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट, प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें तीन तरह के होते हैं, पहले को हम कहते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल, और थर्ड को कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव। थर्ड को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव। अब देखिए कार्डिनल क्या होता है, जो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये कार्डिनल होते हैं। आप लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल। एक और होता है मल्टीप्लिकेटिव, दैट इज सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। तो मैंने किसकी चर्चा की है? ऑर्डिनल नंबर की और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है पता है ना, बेसिक में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया है ना, जब एक की तुलना सभी से करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री। अब इसके हिसाब से आपको देखना होगा कि जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, कि इट इज सेकेंड टाइम। तो क्या सेकेंड एक कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर है या नहीं है? अगर ऑर्डिनल नंबर है तो आगे मुझे कौन सा टेंस अप्लाई करना है? परफेक्ट। वो प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, ये कौन निर्धारित करता है? तो इज और आर। अगर इज है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर वॉज हुआ तो पास्ट परफेक्ट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे वी वी हैव कम, सॉरी वी हैव विजिटेड ना, कम नहीं, कम तो नीचे वाले में, विजिटेड द ताजमहल। नेक्स्ट है बेस्ट। बेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है? और अगर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो आगे हमें क्या लगा? अच्छा अगर इस एज के जगह पे मान के चलो कि मैं वॉज लिख दूं, इस एज के जगह पे वॉज लिखा हुआ हो, तब भी क्या आएगा? तो आप लिखोगे सी हैज कम। क्लियर है?
ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट? सबको क्लियर है ना? तो आपने क्या देखा कि इट इज राइट टाइम हो, अप्रोप्रिएट टाइम हो, कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट टाइम भी आ सकता है वहाँ पे, कुछ भी आए। अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके बाद, टाइम और मोमेंट के बाद, तो हम क्या लगाएंगे? डायरेक्ट V2। अगर सब्जेक्ट ना लिखा हुआ मिले तो 2 + V1। और इट इज टाइम के, इट इज और टाइम के बीच में अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कार्डिन ऑर्डिनल या फिर सुपरलेटिव डिग्री, तब हमको क्या लगाना है? परफेक्ट। वो परफेक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है, वो जो एक्जुलरी वर्ब साथ में आएगी उसके हिसाब से हम देख लेंगे। क्लियर है ना? चलो, अब यहाँ से नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कुछ कंडीशनल कंजंक्शंस के बारे में। देखें आप, कंडीशनल कंजंक्शंस, कंडीशनल कंजंक्शंस। अब देखिए कंडीशनल कंजंक्शन, जैसे आपने इफ पढ़ा अभी, ठीक है, इफ कंडीशनल कंजंक्शन था। वैसे ही और भी कंजंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम इफ के जगह पे लिख करके उसको रिप्लेस करके कंडीशन बना सकते हैं। तो अब हम उन कंडीशंस को देखेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला जो आपने पढ़ा है, इफ पढ़ा है सभी ने। इफ से कंडीशन बना रहे थे ना आप। वैसा ही एक और होता है, दैट इज सपोज। पहला कौन है? इफ। और दूसरा कौन है? सपोज। अब हमें देखना है कि इफ का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, सपोज का कहाँ करेंगे। तो देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इन एग्जांपल्स को आप देखिएगा। जैसे मैंने लिखा कि इफ और सपोज। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं क्या? आप देखोगे पेपर में तो अब तो नहीं आते, लेकिन पहले वाले अगर पैटर्न देखोगे तो उसमें पूछा जाता था सपोजिंग इफ, सपोजिंग इफ। तो सपोज भी बता रहा है कंडीशन, इफ भी बता रहा है, तो क्या दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। ठीक है, तो इफ और सपोज में कोई एक ही आएगा। तो मैंने लिखा इफ और सपोज सी इज, या फिर सी हैज राइट्स द लेटर। ठीक है, इफ और सपोज सी राइट्स द लेटर, आई वुड पोस्ट इट। फर्स्ट सेंटेंस, द सेकंड सेंटेंस, इफ और सपोज मोहिनी केम लेट, will you, will you scold her? What will you do if or suppose you had no food? ये 4 सेंटेंस से लिखे गए हैं इफ और सपोज के रिगार्डिंग। आप एक बार रीड आउट करें।
कुछ समझ में आया आपको कहाँ पे क्या आना चाहिए? देखिए समझे आप, इफ तो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सपोज देखो, सपोज कब होता है? सपोज का इस्तेमाल हम करते हैं कि टू क्रिएट एन ओपिनियन, कि जब आपको ओपिनियन क्रिएट करना होता है, क्या? ओपिनियन। ओपिनियन मतलब विचार। तब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सपोज। जैसे समझे आप, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, इफ और सपोज सी राइट्स द लेटर, इफ और सपोज सी राइट्स द लेटर, आई वुड पोस्ट इट। ठीक है, आई वुड, आई विल, आई वुड पोस्ट इट, कि अगर वो लेटर लिख देती है तो मैं लेटर पोस्ट कर दूंगा। तो ये तो कंफर्म है ना, कंफर्म है या नहीं कि मैं पोस्ट कर ही दूंगा? तो जब आपको कंफर्मेशन बताना होता है तो आप लगाते हैं इफ। लेकिन जब ओपिनियन क्रिएट करना हो, जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, कह रहा है इफ और मोहिनी, इफ और सपोज मोहिनी केम लेट, विल यू एस्कॉल्ड हो, विल यू एस्कॉल्ड हो। कह रहा है कि मानो मोहिनी लेट से आती है, तो क्या आप उसे डांटेंगे? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ डांटेंगे, नहीं भी डांटेंगे। करता है या नहीं करता? तो आप यहाँ पे ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सपोज लगाएंगे। लेकिन ये दोनों अभी भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप ढंग से देखें और फिर बताएं कि क्या इनकरेक्ट है। हाँ, अभी भी ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। आप बताएं हमें क्या सेंटेंस में करेक्शन की जरूरत है। हाँ, आई विल, एग्जैक्टली आई विल या फिर सेल लगाएंगे हम। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ये भी तो कंडीशन ही, मैंने क्या कहा, इफ और सपोज दोनों कंडीशन बताते हैं। अगर कंडीशन बताया तो वो जो तीनों आपने पढ़ा वो तो फुलफिल होने ही चाहिए ना। तो आप क्या करोगे? इफ और सपोज सी राइट्स द लेटर आई वुड पोस्ट इट, यही है ना। तो आपने देखा कि इफ के साथ कंडीशन बन रहा, और कंडीशन हमारा किस टेंस में है? इफ के साथ कंडीशन बना और कंडीशन किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? तो आप या तो यहाँ पे सेल लगा दें या फिर आप यहाँ पे विल लगा दें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप। नेक्स्ट है, इफ और सपोज मोहिनी केम लेट, विल यू स्कॉल्ड हो? बताइए। वुड होगा ना। समझ पा रहे हो ना? ठीक उल्टा हो गया। क्यों? इसकी वजह क्या हो रही है? केम V2 है, अगर V2 है तो ये पास्ट में चला जाएगा, और जब पास्ट में जाएगा तो यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू इफ और सपोज यू हैड नो फूड? बताएं आप, इसमें क्या एरर है? पहले आप हमें बताएं कि आप इफ आना चाहिए या सपोज आना चाहिए। कह रहे तुम क्या करोगे जब तुम्हारे, मानो कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, तो भाई तुम किसी की रोटी छीन लोगे, किसी से, किसी के यहाँ से चुरा लाओगे, क्या करोगे? ये अपना ओपिनियन बताओगे ना। और जब ओपिनियन बताओगे तो हमें क्या लगाना होगा? सपोज। क्या लगाएंगे हम? सपोज। लेकिन अब बताएं क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या आना चाहिए? यू के साथ है जाना चाहिए। ये क्रांतिकारी कौन है? जिसने ग्रामर को ही पलट दिया भाई। देखो समझो, अगर जिसके भी मन में ये चल रहा था कि जैसे आपने इधर देखा कि मोनी केम था तो हमने उड़ कर दिया, जिसके भी मन में इसको देख करके, अच्छा ये तो समझ पा रहे हो कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट लेकर के बैठे हुए हो? पास्ट इंडेफिनिट है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे लेफ्ट टू राइट कंसिडरेशन लेना है। मैंने लेफ्ट टू राइट देखा, यहाँ पे क्या लिखा हो? विल प्लस V1। विल प्लस V1 है ना। इसका मतलब जब रिजल्ट हमारा विल प्लस V1 होता है तो कंडीशन किस में होता है? कंडीशन किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए क्या करना होगा? हैव करना होगा। ऐसा है कि वहां पे अगर आप चाहो तो उधर सही मान करके इधर आपने वुड भी कर दिया होता तो सही हो जाता। अगर उसे आप सही मान लेते हैं, यहाँ वुड भी कर देते तो भी ये सही होता, लेकिन हमें लेफ्ट टू राइट कंसिडरेशन लेना था। इस वजह से हमने लेफ्ट को सही माना, राइट में गलती ढूंढी है। समझ पा रहे हो?
नेक्स्ट है कि इफ और सपोज इट रेन्स आई विल नॉट गो टू, ये तो बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। बताइए, इफ कंफर्मेशन है तो आप यहाँ पे इफ लगाएंगे, ठीक है, समझ गए बातें। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। ई मैंने लिखा, इफ और सपोज, इफ और सपोज शी कम्स लेट, बिल्कुल ये हूबहू आपका सेकंड एग्जांपल की तरह होगा। आई, देखिए समझे आप, ये कह रहे इफ और सपोज सी कम्स लेट, मानो कि वो लेट से आती है तो मैं उसे डांटूंगा। यहाँ पे ओपिनियन क्रिएट किए जा रहे हैं क्या, या कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि लेट से आएगी तो डांटेंगे ही? ओपिनियन बताया जा रहा है, बताया जा रहा, ओपिनियन बताया जा रहा है। आपसे पूछा ही कहाँ जा रहा है कि हाँ डांटोगे कि नहीं डांटोगे, ये तो कंफर्म है ना कि हाँ डांटेंगे ही। हाँ ये बात तो कंफर्म है, और अगर ये कंफर्म है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे इफ लगाएंगे आप, और दूसरी बात, इफ लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वुड सही है क्या, यहाँ या तो आप सेल लिखेंगे, विल लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। तो आप इफ और सपोज की बात समझ गए हैं कि इफ का इस्तेमाल कहाँ करना है, सपोज का कहाँ करना है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। क्लियर है? चल, तो हम नेक्स्ट पे अब मूव करते हैं, और नेक्स्ट हमारे दो शब्द और आते हैं जिन्हें आप कहते हो एज लॉन्ग एज और एज सुन एज। ठीक है, इसके यूसेज अब हमें देखने हैं कि एज लॉन्ग एज, और नेक्स्ट है एज सुन एज। आपको ये दोनों देखने की, एज लॉन्ग एज कहाँ आएगा, एज सुन एज कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, इन सेंटेंसेस के रेफरेंस से ही हमें सीखना है, तो आप फिल करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या आ रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, डैश सी कम्स, एक से ज्यादा एरर भी हो सकते हैं ब्लैंक के अलावा भी, क्योंकि ये भी क्या बता रहे हैं, कंडीशन बना रहे हैं, बना रहे हैं ना, तो एक से ज्यादा भी एरर हो सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे।
देख लो इधर, ठीक है। और भूकंप, और ये तुम्हें पता है, सिविल वॉर किया। जिसको भी सारे क्वेश्चन एरर हैं बनाए आप, ब्लैंक तो है ही, साथ साथ एरर भी है। ये 7 क्वेश्चंस लिखे गए इस कॉन्सेप्ट पे, आप जरा सॉल्व करें इन सातों क्वेश्चंस को। करिए जल्दी से सॉल्व। बन पा रहे हैं? अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम ये देखो कि एज सुन एज कहाँ पे आएगा, एज लॉन्ग एज कहाँ पे आएगा। चलें, बन गए होंगे आप। अगर बन गए हैं तो देखिए आप फर्स्ट एग्जांपल, अब पहले तो देख लें आपकी कहाँ पे क्या यूसेज है इसके। तो देखिए एज लॉन्ग एज का यूज और एज सुन एज का यूज। एज लॉन्ग एज का यूज होता है लॉन्ग ड्यूरेशन को बताने के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म को बताने के लिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म बताना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एज लॉन्ग एज, ठीक है। लेकिन अगर हमें शॉर्ट टर्म बताना हो, शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करनी हो, या फिर इमीडिएट टर्म की बात करनी हो, इमीडिएट ड्यूरेशन का बात करना हो, तो हम क्या लगाएंगे, एज सुन एज। अब आप देखें एक बार फिर से, देखिए फर्स्ट, फर्स्ट कह रहा है डैश सी कम्स आई विल इन्फॉर्म यू। मुझे बताओ कि यहाँ पे जैसे ही आएगी मैं इन्फॉर्म करूंगा ना, तो ये इंस्टेंट है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन है? इंस्टेंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन है?
और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म है, तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एज सुन। और ये भी क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है ना, एज सुन एज सी कम्स। तो कंडीशन किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रिजल्ट किस में होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट है? मतलब अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, डैश सी वॉज विथ मी नो वन कैन स्पीक बिफोर हाउ। आप यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करेंगे, जब तक वो मेरे साथ थी तब तक कोई उसके सामने बोला नहीं, यही होगा ना? वहां पे बिफोर का मतलब के सामने है, के पीछे बोला नहीं, ये मत समझना, के सामने। ठीक है, प्रीपोजिशन जब बनता है बिफोर तो इसका मतलब होता है के सामने। ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एज लॉन्ग एज। क्लियर है? एज लॉन्ग एज शी वॉज विथ मी नो वन कैन स्पीक बिफोर। अब बताएं और क्या एरर है? एग्जैक्टली जैसे आप विल के जगह पे वुड कर रहे थे, तो आपको यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? वुड। अगर मे होता तो माइट। ठीक है, आप मॉडल्स अभी पढ़े नहीं हो, इस वजह से इसकी चर्चा नहीं की गई है, पर बाय मिस्टेकली यहाँ पे मैंने कैन लिख दिया था। तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे? कुड करोगे, क्योंकि पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश आई रिसीव द पार्सल आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि जैसे मेरे पास पार्सल मैं रिसीव करूंगा वैसे ही सूचित करोगे ना, तो इंस्टेंट है ना, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म है। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एज सुन एज आई रिसीव्ड द पार्सल आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हर होगा क्या? आई वुड इन्फॉर्म हो। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट है, डैश द ट्रेन गेट्स सिग्नल इट विल लीव द स्टेशन। जैसे ट्रेन को मिलता चल देना कि टाइम लगाती है कि नहीं, पहले बताओ किधर घूम जाए, इधर घूम जाए, इधर घूम जाए, कि सीधे चले या पीछे ले ले, पूछती नहीं है ना, जैसे ही मिलता है चल देती है, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन है, इस वजह से आपको क्या लिखना पड़ेगा? एज सुन एज। अच्छा, जैसे ही आपने एज सुन एज लगाया, अब आप इसका टेंस देखें, टेंस कौन सा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे क्या वुड होना चाहिए या विल होना चाहिए? विल होना चाहिए। नेक्स्ट है, शी विल वर्क हियर डैश शी गॉट द सैलरी। एज लॉन्ग एज, क्योंकि यहाँ काम करने की बात है तो जब तक उसे सैलरी दी जाएगी वो काम करेगी। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे? एज लॉन्ग एज। अच्छा, और क्या कोई एरर है? क्या एरर है? गॉट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गेट्स होना चाहिए। गेट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है विल लिखा हुआ है, तो आगे आप क्या करोगे? गेट्स द सैलरी। नेक्स्ट है कि दैट सी गेट्स द सैलरी सी विल लीव द जॉब। जैसे उसे सैलरी मिलेगी छोड़ देगी। ठीक है, सी गेट्स द सैलरी सी विल लीव द जॉब, आगे एरर नहीं है। नेक्स्ट है, सी वुड रन द रेस सी वुड रन द रेस दैट सी हैज स्टेमिना। क्या होना चाहिए? एज लॉन्ग एज, क्योंकि जब तक उसके पास स्टेमिना होगी, एज लॉन्ग एज सी हैज स्टेमिना। बताएं क्या कोई एरर है? एग्जैक्टली हैड होना चाहिए, क्योंकि इधर वुड प्लस वी वन है तो आगे क्या होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? हैड। क्लियर है सबको? अच्छा, अगर आप इसकी हिंदी समझे तो हिंदी भी कह सकते हो आप, इसकी हिंदी होती है जब तक। जब तक इसकी हिंदी होती है ज्यों ही। इसकी हिंदी होगी ज्यों ही। बताइए, सबको आ गई बात ये समझ में? ज्यों में यहाँ बिंदी आपको लगाना पड़ता है। जैसे, क्या कह रहे हो आप? जैसे भी, हाँ कह सकते हो। ज्यों ही। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आइए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट दो और हैं। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन हैं जो कंडीशन बताते हैं, लेकिन जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तब भी तो पढ़ना होगा हमें, क्योंकि अभी हमने ये जो हम पढ़ रहे हैं कंजंक्शन पढ़ रहे हैं हम।
लेकिन टेंस में इसके यूसेज हैं, क्यों यूसेज हैं इसके? क्योंकि आप ये कर क्या रहे हैं, इनडायरेक्टली सेंटेंस को जोड़ ही तो रहे हैं या स्प्लिट कर रहे हैं। जब ये बीच में आएंगे तो सेंटेंस को जोड़ेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे तो ये सेंटेंस को स्प्लिट करेंगे। तो पढ़ तो आप रहे हैं कंजंक्शंस इनडायरेक्टली, लेकिन आप इसके यूसेज टेंसेज में पढ़ रहे हैं कि कंडीशन में ये कैसे यूज होते हैं। ठीक है, इस वजह से जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें को वहां हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आप नेक्स्ट। नेक्स्ट दो कंजंक्शंस और होते हैं, एक होता है अनटिल, चलो अनलेस लिख लो पहले, और एक होता है अनटिल। याद रखना अनटिल में डबल एल नहीं होता, टिल में डबल एल होता है, अनटिल में सिंगल एल होता है। ठीक है, अब देखिए समझिए आप इसे समझने से पहले, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, मैंने कि इफ सी प्रिपेयर्स prepares well, she will pass the exam. She will pass the exam. If she prepares well, she will pass the exam. क्या कोई गलती है? और दूसरा भी सेकेंड में सेंटेंस यहाँ पे भी लिखता हूँ कि should you would wait till I came. दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, क्या दोनों सेंटेंस में क्या कोई एरर है? फर्स्ट तो सही है ना, फर्स्ट सही है, सेकंड अंटिल आना चाहिए। नहीं, अंटिल तो अभी यूज पढ़ना है ना, आपने ऊपर वाले में कहाँ अनलेस लगा दिया है? वो नहीं, बस सेंटेंस देखो गलत है, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कंडीशन ये हो जा रहा है हमारा। ठीक है, रिजल्ट हो जा रहा है। अब देखिए समझे आप कि मैं कहता हूँ कि इस सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएं, तो जब इस सेंटेंस का आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या कुछ ऐसा बनाएंगे कि इफ सी, जिसको नहीं समझ में आएगा बताएगा, इफ सी डज नॉट प्रिपेयर वेल, सी विल नॉट सी विल नॉट क्वालिफाई, सॉरी क्वालिफाई नहीं, पास है ना, पास द एग्जाम। ठीक है, अब देखिए समझे आप, यहाँ पे मुझे ज्वाइंट कराना था, मुझे ये सेंटेंस थोड़ा उल्टा लिखना चाहिए, तो इस तरीके से लिखना था, सी विल पास द एग्जाम इफ सी प्रिपेयर्स वेल, ऐसा लिखना चाहिए था। ठीक है, खैर ऐसा कुछ है नहीं, आपको समझने से मतलब है, लास्ट में मैं कर दूंगा उस पैटर्न पे भी, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा, सेंटेंस जुड़ेगा नहीं। हाँ भाई आता है। ठीक है देखो, टीचिंग देने लग जाते हो तुम ही, हैं। देखें, इफ सी डज नॉट प्रिपेयर वेल, सी विल नॉट पास द एग्जाम। हो सकता है, ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि सेंटेंस के बीच में ही आए, स्टार्टिंग में भी, क्योंकि एयरफोर्स में ये स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, तो एयरफोर्स के रिस्पेक्टिव से हम देख लेते, फिर एनडीए के रिस्पेक्टिव से भी देख लेंगे। तो देखिए आप कि हम अनलेस की अगर बात करें तो अनलेस किससे बनता है, तो अनलेस बनता है, ये बताता है कंडीशन, ये बताता है कंडीशन। इसे विजिबल है ऊपर, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन में ये किस किस को मर्ज करता है समझे आप, तो ये मर्ज करता है इफ को और नॉट को, इफ और नॉट को। तो मुझे बताएं, इफ और नॉट जब आपस में मर्ज होंगे तो क्या बनेगा? अनलेस। तो क्या अनलेस निगेटिव वर्ड हुआ या नहीं हुआ? अनलेस निगेटिव हुआ ना, क्योंकि नॉट इसमें आ जा रहा है, तो क्या फिर से इसके साथ नॉट आ सकता है?
नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना। तो आप देखें, इफ और नॉट जब आपस में मर्ज हुए तो क्या बनता है, ये अनलेस बनता है। और ये क्या बताता है, तो ये बताता है कंडीशन। ठीक है, तो आप समझे क्या इस वाले सेंटेंस में आपको यहाँ पे इफ और नॉट दिख रहा है? क्या ये दोनों को मर्ज कर सकते हैं हम? ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस गलत लिखा गया, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के अनलेस कैसे यूज होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या ये दोनों को मर्ज करके हम ऐसा लिख सकते हैं, अनलेस सी, फिर क्या हमें नॉट की नीड है? तो हम नॉट हटा देंगे तो क्या यहाँ पे फिर सी प्रिपेयर्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा ना प्रिपेयर्स। कि अनलेस सी प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स विल, सी विल नॉट पास द। हो गया या नहीं हो गया? आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं। ये विजिबल है? नहीं है ना। इस सेंटेंस को आप चाहें तो, ये तो विजिबल है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि सी विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस सी प्रिपेयर्स विल, अनलेस सी प्रिपेयर्स विल, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कब लिखेंगे, जब ये सेंटेंस ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यू वुड नॉट, सॉरी यू वुड वेट टिल आई केम। ठीक है, अब समझो ये क्या बताता है। अब हम आते हैं अनटिल पे, तो अनटिल हमें क्या बताता है, तो अनटिल हमें बताता है टाइम। क्या बताएगा ये? टाइम। और ये भी निगेटिव वर्ड होता है। और ये किसको किसको मर्ज करके बनाया जाता है, तो ये मर्ज होता है टिल और नॉट। जब हम टिल और नॉट को आपस में मर्ज करते हैं तो क्या बनता है, ये अनटिल। और अनटिल कैसा वर्ड है, निगेटिव होगा, होगा ना। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो आप बनाएंगे यू, निगेटिव पहले मैं बना रहा हूं, वुड नॉट वेट टिल आई डिड नॉट कम। ऐसा ही होगा, यू वुड नॉट वेट टिल आई डिड नॉट कम, यही होगा ना। किसी को ये लग रहा है कि डिड के बाद भी टू आना चाहिए, केम आना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मैंने बता दिया। अब इसे अगर आप नेगेटिव पे रिप्लेस करें तो कैसे करेंगे, यू वुड नॉट वेट। अब देखो टिल और नॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, टिल और नॉट दिख रहा है। ये दोनों को मर्ज करके हम क्या लिखेंगे, अनटिल। तो हम लिख देंगे यू वुड नॉट वेट अनटिल आई केम, क्योंकि फिर हमें नॉट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, सारे सही हैं यहाँ पे, ये तीनों लिखना सही है। तो बताएं क्या कोई डाउट है आपको? हाँ, कोई डाउट? तो मैं ये शेयर कर देता हूँ, आप इसका ये ले ले, फिर मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको वो सारे होमवर्क दे दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले, देखें फिर आप। अब इसे एग्जिट कर दे रहा हूँ ना, हो गया ना ये। चलो।
मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आप देख लें कैसे सॉल्व करना है। टेंस क्लास वर्क तो करा दिया था। तो देखिए लेवल इसमें तीन 130 या 150 क्वेश्चन होंगे कुछ ऐसे ही। ठीक है, जहाँ तक अभी मैं 2 4 5 मिनट में 10 5 10 क्वेश्चन करा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप देखें। ठीक है, जितना विजिबल है विजिबल हो जाएगा, बस 1 मिनट। कोई बात नहीं, छोड़ो ना, कहीं से भी तो बताना ही है ना सिर्फ कि प्रैक्टिस कैसे करना है। कहीं से भी हो जाएगा, जो बचा है वो गायब, पता नहीं कैसे हो गया। चलो लेवल 3 है क्या इसमें? चलो लेवल 3 का ही कर लो, ताकि 1 नंबर से स्टार्ट करें हम। ये भी बस गायब ना हो जाए। ये तो नहीं होना चाहिए, चलो नहीं हुआ। देख लें, अब ये साफ भी हो गया, दिख रहा है ना? तो बनाएं आप। मैं 2 3 मिनट रुक रहा हूँ, 1 से 5 तक बनाएं आप, फिर 5 तक मैं डिस्कशन करा दूँ। एक चीज छूट गया, मैं लास्ट में अभी याद दिलाना मुझे, वो लिखाना मैं छोड़ दिया। या फिर चलो उसे कल ही कर लेंगे क्वेश्चन करते वक्त ही। कल या परसों जब भी करें। परसों ही आई थिंक। हो गया ना? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैड यू बीन टू कोलकाता, आई वुड ऑल्सो गो विथ यू। समझना, कह रहा है कि यदि आप कलकत्ता गए होते तो मैं भी आपके साथ चलता। इसका मतलब वो कोलकाता गए ही नहीं है, हैं? देखो बे बंगाली, इधर देखो तो, हैड यू बीन टू कोलकाता, भाई कोलकाता है तो तुम्हें तो इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि तुम खुद आसनसोल से हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि हैड यू बीन टू कोलकाता आई वुड ऑल्सो गो विथ यू। समझे आप ये इस क्वेश्चन से समझ पा रहे कि ये क्वेश्चन इन्वर्जन का है? समझ पा रहे हैं? ये सेंटेंस को आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसा भी पढ़ सकते हैं, इफ यू हैड बीन टू कोलकाता। आप इस सेंटेंस को ऐसा भी पढ़ सकते हैं, आपको पता है, पढ़ सकते हैं ना? तो ये कंडीशन पहले लिखा है ना, बाद में रिजल्ट है ना। तो कंडीशन किस टेंस में है? हाँ, पास्ट परफेक्ट। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? वुड हैव प्लस V3। तो हमें क्या करना होगा? वुड ऑल्सो हैव गॉन। ये लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटबुक पे नोट डाउन करते चलना, ताकि रिवीजन लगाते वक्त आपको सहूलियत हो। ठीक है, क्योंकि तुम इतने भी वो नहीं हो तिस्मार खान की तुम्हें अभी बता दिया गया तुम आंसर से याद कर रहोगे कि नहीं ऐसा है, भूल जाओगे ना भाई। तो इस सारी चीजें मेंशन करते चलना। लेवल 3 का है ये, उसमें 3 लेवल पे क्वेश्चन है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उसके बाद एक और सीट आपको दी जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, कि हैड यू वर्कड हार्ड इन टाइम। कह रहा है कि अगर समय रहते आपने कड़ी मेहनत की होती, यू वुड सर्टेनली सक्सेड इन द एग्जामिनेशन। तब आप एग्जामिनेशन में क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। इसका मतलब आपने मेहनत की नहीं। तो ये इन्वर्जन है, आप चाहें तो इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, हैड इफ यू हैड वर्कड हार्ड इन टाइम, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो कंडीशन हमारा किस में? पास्ट परफेक्ट में। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? वुड हैव
would certainly have succeeded, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा have और यहाँ succeeded। ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्पीकर वुड हैव कट सॉरी फिगो इफ ही डिड नॉट कम वेल प्रिपेयर्ड। समझे आप, कह रहे हैं तो पहले कोई सॉरी फिगर करेगा मतलब पहले कोई माफी मांगेगा, पहले वो गलतियां करेगा, मतलब अच्छे से प्रिपेयर होकर के नहीं आएगा तो कट सॉरी फिगर कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है मेरा रिजल्ट लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि रिजल्ट किसमें है, वुड हैव प्लस V3, कट 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 ही होता है ना, तो वुड हैव प्लस V3। तो आगे क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो डिड नॉट कम नहीं होना चाहिए, हैड नॉट कम होना चाहिए, हैड नॉट कम। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सारे लगते हैं कंडीशनली हैं। आई वुड ओवर पावर द थिफ इफ ही हैड नॉट जंप ओवर द वॉल। समझे आप, अब देखें कह रहा वुड ओवर पावर, वुड प्लस V1 है ना, वुड प्लस V1 है तो आगे किस में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में। क्या पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या होना चाहिए, यहां से जंप करेंगे और यहां हम क्या लिखेंगे, डिड नॉट जंप, यही होगा ना। नेक्स्ट है फिफ्थ, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस, ये बाई बॉस नहीं है माई बॉस है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट छूट गया है, मैं कल कराऊंगा या फिर देखते हैं। ही वॉज माई बॉस, कह रहा है ही टॉक्स, वो ऐसे बात करता है जैसे मानो कि मेरा बॉस। क्या वो मेरा बॉस है, तो क्या ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कंडीशन है या नहीं है, तो क्या यहाँ पे वॉज होना चाहिए या वर होना चाहिए, वर होना चाहिए, होगा ना वर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है 6 नंबर, इफ ही विल अपोलोजाइज, यहीं से वो चीजें स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वो मैं अभी लिखा देता हूँ, समझो आप, इसका आप लिख लेना कि अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ कुछ कंडीशनल कंजंक्शंस मिल जाए, जैसे अभी आपने कुछ पढ़े भी हैं, बाकी बचे भी हैं अभी कुछ, तो उसे भी हम डील करेंगे। तो कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए, इफ, इन केस, सपोज, प्रोवाइडेड दैट, घबराना मत कि सर आपने अभी पूरी बातें नहीं पढ़ाई, जैसे इनकेस मैंने नहीं पढ़ा है, प्रोवाइडेड एट नहीं पढ़ा है, ये सारे कंजंक्शन है, मैंने कहा है कंजंक्शन टॉपिक में हमें पढ़ना है ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन जितनी जरूरत की चीजें यहाँ पे पढ़ाई गई हैं, प्रोवाइडेड दैट, फिर आपको मिल सकता है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, व्हेन, व्हाइल, फिर आपको मिल सकता है इसके बाद एज लॉन्ग एज soon as, unless, until। ठीक है, तो इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके बाद shall और will नहीं आते, क्योंकि ये क्या बताते हैं, कंडीशन बनाते हैं, और कंडीशन कभी भी फ्यूचर में लिखा जाएगा क्या, नहीं लिखा जाएगा ना। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे, लास्ट पॉइंट है आपका, क्लियर है। यहाँ के बाद हमारा टेंस खत्म हो गया, प्रैक्टिस सेशन चलेगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कोई डाउट किसी को।